बहुत सारे बच्चे ना गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं यार सर यहाँ से लेट आप तो नहीं। पहले इंडिया में भी हम दो टाइमलाइंस फॉलो करते थे, एक बॉम्बे टाइम था, कलकत्ता टाइम था, ब्रिटिशर्स के जमाने की बात है। अब अगर आप देखिए तो इंडिया एक ऐसा फिजिकली डाइवर्स कंट्री है जहां पे रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा है। खूब कहा है किसी ने यार कि विजय के रथ पे वही चढ़ता है जो जीवन में ये सोच के आगे बढ़ता है यार कि हर प्रॉब्लम्स को, हर मुश्किल को, हर डिफिकल्टीज को पार्ट बाय पार्ट, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना चाहिए, है ना भाई। एकदम से सीढ़ी चढ़ोगे तो देखा ना, स्नेक एंड लैडर का सांप होता है 99 पे खा जाता है। तो लंबी वाली सीढ़ी अगर चढ़ते हो एक बार में, है ना, पहुंच तो जाते हो वहां तक, लेकिन सांप आपको खा जाता है, आप नीचे आ जाते हो, है ना। चले, तो बस आपको स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ही तो लेकर के आए यार विजय बैच। कैसे हैं आप सब? आई गेस बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, बहुत सुपर्ब होंगे, है ना। चलिए, तो स्वागत है आप सभी बच्चों का आर्ट्स वाला के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम है कुणाल और आइए स्टार्ट करते हैं एक और नया चैप्टर वन शॉट वाले अंदाज में। वैसे ही चैप्टर बहुत छोटा है, इनफैक्ट ये वो चैप्टर है जो क्लास 9th में जब आपने ज्योग्राफी का किताब उठाया होगा तो शायद पहला जो चैप्टर आपने पढ़ा था जो आपको बहुत आसान लगा था वो यही चैप्टर था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इनफैक्ट इंडिया साइज एंड लोकेशन की, या फिर आप अपनी भाषा में कहें क्लास 11 की ज्योग्राफी बुक की भाषा में तो दैट इज इंडिया लोकेशन। प्यारा सा चैप्टर है, छोटा सा प्यारा सा मस्त सा वीडियो है। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज आपसे बातें करते रहेंगे, है ना, समझते रहेंगे चैप्टर्स को। लास्ट में कुछ सवाल है वो मैं आपसे करूंगा जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन पे दे सकते हो, राइट। अच्छा लगता है यार, आपके कमेंट्स आते हैं, आपके आंसर्स आते हैं तो एक बड़ा अच्छा सा फील आता है, बढ़िया सा फील आता है, बच्चों के साथ लगता है कि वो कनेक्ट वापस आ गया एकदम, है ना। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा जबरदस्त वाला सुपर्ब वाला चैप्टर, दैट इज इंडिया लोकेशन या इंडिया साइज एंड लोकेशन। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे इसमें? ऑब्वियस सी बात है यार, भारत के लोकेशन के बारे में बात है तो इंडिया का साइज और इंडिया के लोकेशन की ही हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस, इंडिया का साइज और भारत का साथ ही साथ हमारा लोकेशन। ठीक है भैया, चलिए तो इंडिया के साइज और लोकेशन की ही हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे बात। चल, तो ये तो हो गई भाई इंडिया साइज एंड लोकेशन के बारे में बात करेंगे, है ना, ये वाली छोटी सी हिंट आपको। अब स्टार्ट करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट कि हमारा देश जो भारत है, इतना सुंदर भारत है यार। ठीक है, वो एक्चुअली अगर आप देखोगे तो उसमें क्या क्या वेरिएशंस हैं, क्या उसके मेजरमेंट्स हैं, क्या उसका लैटिट्यूड है, क्या उसका लॉन्गिट्यूड है, ये सब बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक में। चलिए तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखो, एक बेसिक ज्योग्राफी स्टूडेंट के नाते एक चीज तो हम सबको पता है, इतना एटलीस्ट हम सब पढ़ के आ रहे हैं कि भारत जो है एशियन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। इनफैक्ट एशिया में भी जब नीचे की तरफ आप मैप पे देखोगे साउथ वाले साइड पे, तब आपको भारत दिखाई देता है। दूसरी बात, इंडिया में जो स्पेशलिटी है वो क्या है? इंडिया की स्पेशलिटी है बेटा उसके जो अलग अलग फिजिकल फीचर्स, जैसे अगर आप नॉर्थ में चले जाइए भारत के, है ना, नॉर्दर्न पोर्शन में आप जाइए तो आपको बहुत सारे ऊंचे ऊंचे हिमालयन माउंटेन्स दिखाई देंगे। ठीक है, आप भारत के नॉर्थ वेस्ट में आ जाइए, आप इधर आने शुरू करिए तो आपको पहाड़ प्लस रेगिस्तान दोनों दिखाई देगा, बिकॉज अरावलीज भी है और डेजर्ट वाला रीजन भी है। आप भारत के सेंटर में आ जाइए, इधर आ जाइए कहीं, है ना, ऊपर नॉर्दर्न वाले साइड पे। ठीक है, एकदम ऊपर टॉप नॉर्थ नहीं जाना, उससे नीचे थोड़ा सा, तो नॉर्दर्न प्लेन एरिया आपको दिखाई देगा। आप भारत के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में चले जाइए तो पूर्वांचल की पहाड़ियां आपको दिखाई देंगी। ठीक है, चलिए तो पूर्वांचल की पहाड़ियां आपको दिखाई देंगी। अब अगर हम बात करें यहां पे बच्चों फटाफट से कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब हम नीचे जाते हैं भारत के पेनिनसुलर पार्ट में, है ना, जब हम यहां जाएंगे कहीं ना कहीं, विल गो हियर, तो आप देखोगे कि यहां पे बहुत सारे प्लेट्यूस रीजन्स आपको दिखाई देंगे, प्लस भारत के वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में भी आपको कुछ छोटे छोटे पहाड़ दिखाई देंगे। तो इंडिया की जब आप बात करते हैं तो बच्चे भारत का जो ओवरऑल आप कह सकते हैं फिजिकल वेरिएशन है वो यहां पे बहुत ज्यादा है। ठीक है, आइए समझते हैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में। तो जो मेन लैंड है बेटा भारत का, वो कहां से कहां एक्सटेंड करता है? ये एक्सटेंड करता है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। अब बहुत सारे बच्चों को मेनलैंड और इंडियन यूनियन में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, ये हालांकि क्लास 9th में जो बच्चा अगर कभी नीव में मेरे से पढ़ा है तो उसको ये चीज पता हो गया, क्लास 10 में भी आपको कई बार बताया है कि यार इंडियन यूनियन और इंडियन मेनलैंड के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है समझते हैं। जब हम कभी भी इसको मैप से समझेंगे, ठीक है, उसके बाद वापस आ जाएंगे यहीं पे। जब हम कभी भी इंडियन मेनलैंड की बात करते हैं तो हम यहां पे कभी भी हमारे जो ये आइलैंड्स है इनको कंसिडर नहीं करते। आई बात समझ में? जब आप कभी भी इंडियन मेनलैंड, जब ये वर्ड आ जाए पेपर के अंदर कि सर इंडियन मेनलैंड, जब कभी भी शब्द आ जाए तो समझ जाइएगा हम कभी भी आइलैंड्स को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, हम कंसिडर करेंगे सिर्फ हमारा ये जो बाउंड्री आपको जो जमीन वाला दिखाई दे रहा है पूरा इसको। ठीक है, डन। और जब बात इंडियन यूनियन की आती है, कैसे आती है भैया? इंडियन यूनियन की, तब हम कंसिडर करते हैं लक्षद्वीप वाले सेक्शन को भी और हमारे अंडमान वाले निकोबार वाले सेक्शन को भी। तो दोनों के बीच में एक फर्क है। जैसे मैं कई बार बच्चों से पूछता हूं कि यार आप ये बताइए इंडियन यूनियन का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, तो बच्चा कई बार गलती कर जाता है ना। तो जब इंडियन यूनियन कहा जाता है
है ना। हमने 9 में पढ़ा था कि इंडियन यूनियन का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट था वो था इंदिरा पॉइंट, आपको दिखाई दे रहा है मैप पे, जो कि फिलहाल डूब गया था सुनामीज के अंदर, राइट। और इंडियन मेनलैंड की अगर हम बात करें, जो सदर्न मोस्ट पॉइंट था वो था केप कोमोरिन। तो द डिफरेंस इज वेरी क्लियर कि जब मेनलैंड की बात की जाएगी तो हम लोग सिर्फ ये लैंड एरिया की बात करेंगे, जब यूनियन होगा तो अपना आइलैंड्स को भी इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर, यहां तक बात समझ में आई होगी आपके। तो अगर हम बात करें भारतीय मेनलैंड के एक्सटेंट की, तो हमारा जो नॉर्थ एंड साउथ एक्सटेंट है वो एक्सटेंड करता है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश से लेके वेस्ट में अपने गुजरात तक, ठीक है। तो ये हमारे एक्सट्रीम स्टेशंस कह लीजिए, एक्सट्रीम कॉरिडोर्स कह लीजिए, ठीक है। ऊपर कश्मीर से कन्याकुमारी, इधर गुजरात से अरुणाचल, ठीक है। अब इंडिया के अगर हम एक्वाटिक बाउंड्रीज की बात करें, अगर हम बात करें कि पानी में कितना ऐसा इलाका, कितना ऐसा एरिया है जो इंडिया के बाउंड्रीज के अंदर आता है, कंट्रोल में आता है, जिसे भारत के टेरिटोरियल वाटर्स कहे जाते हैं। देखिए, हर एक कंट्री का जो आपका जो जमीन का इलाका है, ठीक है, जो आपका लैंड एरिया है, उस लैंड एरिया के अलावा भी पानी में, समुद्र में, आपका जो भी वाटर बॉडी आपके आसपास है, उसके अंदर कुछ सर्टेन डिस्टेंस तक उसका कंट्रोल होता है। ये बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए जैसे कि जमीन पे बॉर्डर होता है ना, जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, बांग्लादेश का बॉर्डर है, तो वैसे हमारा जमीन के अलावा पानी में भी एक ऐसा बॉर्डर है इंटरनेशनल टाइप का, है ना, कि अगर आप उसके अंदर घुस गए तो मतलब आप भारत के अंदर हो। तो इसको हम लोग ज्योग्राफी की भाषा में कहते हैं टेरिटोरियल वाटर्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग दोस्तों? टेरिटोरियल वाटर्स, ठीक है। तो अब जब टेरिटोरियल वाटर्स की बात की जाती है तो भारत की जो टेरिटोरियल वाटर्स का एक्सटेंट है वो है करीब 12 नॉटिकल माइल्स का। ये समुद्र में हम लोग क्या करते हैं, नॉटिकल माइल्स के अंदर जनरली चीजों को यहाँ पे मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। चल, तो 12 नॉटिकल माइल्स कितना हुआ? लगभग 21.9 किलोमीटर्स, ठीक है। कहां से? फ्रॉम द कोस्ट, राइट। तो हमने क्या देखा अभी यहाँ पे? वेरी वेरी सिंपल कि इंडिया का टेरिटोरियल लिमिट फर्दर एक्सटेंड करता है पानी के अंदर भी। कितना पानी के अंदर? 12 नॉटिकल माइल्स, यानी लगभग 21.9 किलोमीटर्स। अब आप ये पूछो कि सर एक नॉटिकल माइल में कितना डिस्टेंस होता है? तो देखिए, हम लोग जब वाटर में डिस्टेंसेस को नापते हैं तो कुछ इस तरीके से नापते हैं, राइट। स्टैट्यूट माइल अगर आप देखोगे तो 63,360 इंचेस एक नॉटिकल माइल में, है ना। अगर आप देखोगे तो लगभग हम लोग जब काउंट करते हैं इंचेस के फॉर्म में तो कुछ इतना नंबर आता है, और अगर हम किलोमीटर्स की बात करें तो मोटा मोटा एक नॉटिकल माइल के अंदर 1.8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होता है, ठीक है। आई बात समझ में? तो अप्रोक्सीमेट हम लोग मतलब ये डेसिमल में है, अगर उसको राउंड ऑफ करेंगे तो लगभग कितना है, ठीक है। तो 1.8 किलोमीटर्स एक नॉटिकल माइल के अंदर होता है। तो भारत में अधिकार कितने नॉटिकल माइल्स पे है? लगभग 12 नॉटिकल माइल्स, जो कि रफली ट्रांसलेट होता है लगभग 21.9 किलोमीटर्स फ्रॉम द कोस्ट। कोस्ट मतलब किनारे से, ठीक है। डन। अच्छा, अब कहानी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं फटाफट से, ठीक है। तो ये भारत का सुंदर सा नक्शा है, बिल्कुल आउटलाइन मैप है आपका इंडिया फिजिकल, है ना। अच्छा, अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कई सारी चीजें आपको इंटरेस्टिंग देखने को मिलेंगी, ठीक है। पहली अगर हम बात करें भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, तो लैटिट्यूड्स को हम कैसे नापेंगे हमारे भारत के केस में? देखिए सुनिएगा, बहुत सारे बच्चे ना गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं यार सर यहाँ से लैटिट्यूड नाप, तो नहीं। लैटिट्यूड जब आप नापते हो तो आपको पता होगा कि जब हम लोग कभी भी लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, तो हमारा एक तो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, दैट इज इक्वेटर। तो जब आपका डिस्टेंस आप नापोगे तो ऑब्वियस सी बात है इक्वेटर से नापोगे, है ना। तो इक्वेटर से ऊपर की तरफ बढ़ते जाओगे तो आपका लैटिट्यूड का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। तो जब भारत के मैप पे आप लैटिट्यूड को देखते हो तो सबसे जो हमारा नॉर्थ मतलब सबसे जो स्टार्टिंग पॉइंट है लैटिट्यूड का, दैट इज 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। कितना है दोस्तों? 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। अब ये 4 मिनट्स का मतलब क्या है, ये डिग्रीज का मतलब क्या है? ये एक्चुअली एंगुलर डिस्टेंसेस होते हैं, ठीक है। बिकॉज जब भी आप आपकी लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड्स वगैरह नापते हो, ये एक तरीके से एंगुलर डिस्टेंसेस में नापा जाता है। और ये जो डैश आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग नापने की भाषा में, मेजरमेंट की भाषा में मिनट्स कह के रेफर करते हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, विच मींस दैट कि हम लोग कौन से हेमिस्फेयर में है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर, ठीक है। तो ये एन रेफर करता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को, डिग्रीज रेफर करते हैं आपके एंगुलर डिस्टेंस को। तो भारत का जो एक्सटेंट होता है लैटिट्यूड का, कहां से स्टार्ट हो रहा है? 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से, और कहां तक जा रहा है दोस्तों? ये जा रहा है 36 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, इनके मैप में भी गड़बड़ है, ठीक है। चलिए तो ये थोड़ा सा अगर आप देखोगे बच्चों यहाँ पे तो इनके मैप में भी गड़बड़ है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे फटाफट से। चलिए जल्दी से। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है फटाफट से जो हम सब बच्चों को रखनी है यहाँ पे जल्दी से, दैट इज कि हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो लैटिट्यूड्स है हम लोग कहाँ से मेजर कर रहे हैं? यहाँ से। और ऊपर जब हम जाएंगे तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, दिस इज 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है। वो गड़बड़ था वहां पे थोड़ा सा प्रिंटिंग का। चलिए, तो ये अपना बिल्कुल नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट हो गया, ठीक है इधर। चलिए, अच्छा, अब मजे की बात क्या है कि हमारा अगर हम डिस्टेंस नापें, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप डिस्टेंस नापने जाओगे तो आपका जो नॉर्थ साउथ का डिस्टेंस है ना, लगभग ये वाला जो है, लगभग इट्स 3214 किलोमीटर्स। और वही अगर आप वेस्ट ईस्ट का नापोगे, वेस्ट और ईस्ट का, तो वेस्ट ईस्ट का जो डिस्टेंस है दैट इज 2933 किलोमीटर्स।
ऐसे अगर हमें लॉन्गिट्यूड्स नापने हो, भारत के लॉन्गिट्यूड्स, राइट, तो लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, ठीक है। बिकॉज अगर आप देखोगे तो लॉन्गिट्यूड का जो रिलेशन है भारत के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, बिकॉज इसी से अगर आप देखोगे तो हम लोग टाइम वगैरह काफी रेफर करते हैं। इनफैक्ट दुनिया में कहीं भी आप देखिए लॉन्गिट्यूड्स की जो यूटिलिटी है, उसका जो आप कहते हैं ना यूजेज, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब किसी जगह का आप टाइम निकाल रहे होते हो। लैटिट्यूड्स का जो यूजेज है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप किसी जगह का लोकेशन फाइंड कर रहे होते हो, ठीक है। तो इस वजह से अपने लैटिट्यूड्स और ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो भारत का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, ठीक है। तो ये ईस्टर्न मोस्ट है अपना, ये वेस्टर्न मोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा एक चीज और नोट करने वाली अपनी कि यार हम लोग जब ये ई रेफर करते हैं ना, ई लिखते हैं यहाँ पे, तो एक चीज हम लोग बता रहे होते हैं कि भैया हम लोग पहली बात तो जो जीएमटी होता है, ग्रीनिच मीन टाइम ना, जो एकदम सेंटर पॉइंट लिया जाता है वर्ल्ड के टाइमलाइंस को डिसाइड करने के लिए, उसके हम तो ईस्ट में लाई करते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंस है जो अपने को यहाँ से देखने को मिलता है, ठीक है। डन, आई बात समझ में यहाँ तक, चलो। और फिर आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी 82 डिग्री है ना, 30 मिनट्स ईस्ट या 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। इसको हम कहते हैं द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो ये बेसिकली वो लॉन्गिट्यूड है जिसको रेफरेंस लेकर के पूरे भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम, जिसे आप आईएसटी कहते हैं, वो डिसाइड किया जाता है। बिकॉज अगर आप सिंपल लॉन्गिट्यूड से टाइम निकालने चले गए तो हर जगह का लोकल टाइम होगा, और हर जगह का लोकल टाइम जो होगा बेटा वो ऑब्वियस सी बात है डिफरेंट होने वाला है। तो पूरे भारत में क्या होगा ना, एकदम खतरनाक लेवल पे आप मान लीजिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, सारे ऐसे ही बोलोगे अरे चक्कर आ रहा है मेरे को, है ना। तो दैट इज वाइज कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल एक स्टैंडर्ड टाइमलाइन को फॉलो करते हैं। और ये टाइमलाइन कहां से निकाली जाती है, ये निकाली जाती है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया से, ठीक है। चलिए, तो आइए समझते हैं इसको थोड़ा सा और आगे ना। अब कहानी को आगे लेकर के चलते हैं। अच्छा, अगर हम अपनी सदर्न बाउंड्री की बात करें तो सदर्न बाउंड्री हमारा लगभग एक्सटेंड कर रहा है 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ तक, ठीक है, इन द बे ऑफ बंगाल वाला रीजन, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं जो भारत का जो एवरेज लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, आपने 9th में पढ़ा था, है ना, ये कितना है, ये लगभग रफली आपका 30 डिग्री है। वेरेस अगर आप एक्चुअल डिस्टेंस की बात करें, है ना, एक्चुअल डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो नॉर्थ साउथ का अपना लगभग 3214 है, और अपना वेस्ट ईस्ट का जो है वो 2933 है। तो अगर हम बात करें डिग्रीज में, है ना, अगर हम एंगुलर डिस्टेंसेस की बात करें तो आप देखोगे जो एवरेज लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है भारत का लगभग 30 डिग्री है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एक्चुअल डिस्टेंसेस की, वो बहुत ज्यादा वेरी कर रहे हैं। एक्चुअल डिस्टेंस में अगर आप देखोगे, मतलब अगर हम लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंसेस अगर एवरेज लेके चले तो आपको दिखेगा कि यार 30 डिग्री का ही यहाँ पे डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्चुअल डिस्टेंस निकालोगे तो आपको दिखेगा कि नॉर्थ साउथ का जो डिस्टेंस है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है कंपेयर टू वेस्ट ईस्ट। अब सवाल उठता है सर इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, इसका क्वेश्चन आता है ना, ये सवाल आएगा, आप ये मान लीजिए आपके पेपर में कई बार क्वेश्चन करेगा कि भैया ऐसा क्यों होता है, व्हाई डज दिस हैपन, ठीक है। इसके पीछे का एक मजेदार रीजन है। जब आप कभी भी लैटिट्यूड्स की बात करते हैं, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, देखो मैं हमेशा बताता हूं कि लेटा हुआ लाइन है, ठीक है। लैटिट्यूड क्या है, लेटा हुआ है, सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल सी बात है, लेटा हुआ है भैया ये, ठीक। लॉन्गिट्यूड कैसा है, ऐसा खड़ा खड़ा लंबा है, लंबू है, ठीक है। तो लैटिट्यूड हमेशा लेटा हुआ है, लॉन्गिट्यूड अपना लंबा लंबा है, खड़ा खड़ा वर्टिकल, ठीक है। तो द पॉइंट इज वेरी सिंपल कि लैटिट्यूड को आप कहीं भी मेजर करिए, है ना, लैटिट्यूड को आप कहीं भी मेजर करिए, सिंपल सी बात है, वो लगभग डिस्टेंस आपको सेम ही मिलने वाला है, ठीक है। तो जो डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ना कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस सिर्फ 30 डिग्री है, पर एक्चुअल डिस्टेंसेस में वास्ट डिफरेंस है। तो उसके पीछे का रीजन बहुत क्लियर है कि जो डिस्टेंस होता है ना आपका हमेशा लॉन्गिट्यूड्स के बीच में, दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा डिक्रीज करेगा जितना पोल्स की तरफ जाओगे। इट्स वेरी वेरी सिंपल। इसको ऐसा समझ लेते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मैंने क्या किया, एक बढ़िया सा इधर सर्कल बना लिया, इसको इधर ले लेते हैं, ठीक। अब अगर मैं इसको इसके इधर ले लेते हैं, राइट। चलो, अब अगर मैं इसमें लॉन्गिट्यूड्स को ड्रॉ करना स्टार्ट करूं, है ना, एक बेसिक तरीके से ऐसे ऐसे ऐसे, तो आप देखोगे कि जितना पोल्स की तरफ जा रहे हो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। पहले अगर आप इन दोनों को देखिए काफी डिस्टेंस है, इन दोनों को देखिए, तो जितना पोल्स की तरफ जाओगे, जितना पोल्स की तरफ आप बढ़ना स्टार्ट करोगे, आप देखोगे कि जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा कम होता जा रहा है, ठीक है। वेयरएज अगर आप दो लैटिट्यूड्स की बात करिए, आप लैटिट्यूड्स बना लीजिए इसी में, ठीक है। तो अगर आप लैटिट्यूड्स की बात करें तो लैटिट्यूड्स का जो डिस्टेंस है अगर आप देखेंगे तो लगभग ऑलमोस्ट सेम है एवरीवेयर। आप कहीं भी चले जाइए आपको देखेगा कि दो लैटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस लगभग सेम है, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, पास आने लगते हैं जैसे आप पोल्स के पास आते हैं, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट ये आपको दिखाई देता है जो एक्सटेंट है उसका वैल्यू बिल्कुल अलग है और जो एक्चुअल डिस्टेंसेस है उसका वैल्यू बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है, ठीक है।
सो फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ लैटिट्यूड ये समझ में आ जाता है कि जो भारत का सदर्न पार्ट है ना, सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, वो लाई करता है ट्रॉपिकल बेल्ट में, और जो नॉर्दर्न पार्ट है अपना, वो लाई करता है थोड़ा सा सब ट्रॉपिकल बेल्ट के अंदर या वार्म टेम्परेट जोन के अंदर, ठीक है। तो ये इंडिया का जो लोकेशन है भारत का, आप देखोगे बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे बच्चों, हमारे भारत में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है ना, तो ये जितना भी अपना सेक्शन इधर वाला है ना, ये सारा रीजन अपना ट्रॉपिकल है। ऊपर की तरफ आप चले जाओगे इधर से इधर से इधर से, तो ये पूरा रीजन अपना सब ट्रॉपिकल है। और ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन हमारे लोगों के लाइफ को बहुत इंपैक्ट करते हैं। अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो पहली बात तो जो आपका फिजिकल फीचर है वो इंपैक्ट होगा, वेजिटेशन इंपैक्ट होगी, जो जानवर रहते हैं उनके भी अपने सराउंडिंग्स होते हैं वो इंपैक्ट होंगे, जो खाना पीना लोग खाते हैं वो इंपैक्ट होगा, जो कपड़े लोग पहनते हैं उस पर भी बहुत बड़ा प्रभाव आपको देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ दिस लोकेशन, ठीक है। तो यही जो लोकेशनल डिफरेंसेस हैं बेटा, ये रिस्पॉन्सिबल है लार्जर वेरिएशंस के लिए, चाहे वो लैंडफॉर्म्स हो, चाहे वो सॉइल हो, चाहे वो क्लाइमेट हो, चाहे वो वेजिटेशन हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा डिफरेंस पड़ता है बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। अब जब हमने लैटिट्यूड्स की वैल्यू निकाली तो उससे हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता चली। क्या पता चली? कि भैया भारत का जो नीचे वाला सेक्शन है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला पूरा पूरा ट्रॉपिकल रीजन है, इसके ऊपर वाला अगर आप जाओगे तो सब ट्रॉपिकल रीजन है, राइट। फिर वही अगर हम लॉन्गिट्यूड्स की वैल्यू को असेस करें अच्छे से समझे एकदम, तो क्लियर और समझ में आ जाता है कि जो वेरिएशन अपना 30 डिग्री का, इसकी वजह से क्या होता है, एक टाइम डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। कितना टाइम डिफरेंस? 2 घंटे का। आपको याद है अरुणाचल गुजरात वाला एक क्वेश्चन था क्लास 9th में, कि गुजरात और अरुणाचल के बीच में 2 घंटे का जो है टाइम डिफरेंसेस है ना, देयर इज अ लैग ऑफ 2 आवर्स, कि सन राइजेस अर्ली वाला क्वेश्चन याद है कि नहीं याद है भाई? ये जो सन होता है हमारा, हमेशा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसमें थोड़ा सा 2 घंटा पहले ही राइज कर जाता है, सनराइज 2 घंटा पहले हो जाता है, राइट, कंपेयर टू जैसलमेर, है ना। बट फिर भी जो वॉचेज हैं, चाहे डिब्रूगढ़ हो, इम्पाल हो, या कहीं पे भी आप देख लीजिए, लगभग सेम टाइम शो करती हैं। तो इसके पीछे का एक बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन है, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन, राइट। तो हमने क्या देखा कि पहली बात तो भारत के वेस्टर्न और एकदम ईस्टर्न मोस्ट वाले सेक्शन में 2 घंटे का टाइम लैग है, यानी सनराइज जो है आपको इधर पहले देखने को मिलेगा और इधर कम देखने को मिलेगा, ठीक है, मतलब बाद में देखने को मिलेगा। रीजन है लॉन्गिट्यूड्स के वेरिएशंस, ठीक है। अब ये 2 घंटे का टाइम लैग क्यों है? इसका सिंपल सा कारण है भैया कि पहली बात तो जो लॉन्गिट्यूड का वेरिएशन है वो इसके पीछे मतलब एक बहुत बड़ा रिजल्टिंग फैक्टर है। दूसरी बात, हमने क्लास 9th में क्या पढ़ा था कि जब यार अर्थ वगैरह रोटेट करती है अपनी, तो रफली 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड जब आप पास करते हो ना, क्रॉस करते हो, तो आपको लगभग 4 मिनट का समय लग जाता है ना। तो ये कैलकुलेशन था अपने पास। तो ऐसे अगर आप 30 डिग्रीज यहाँ पे कवर कर रहे हो तो लगभग कितना मिनट का समय लगेगा? 30 × 4 मतलब लगभग 120 मिनट। और यही जो 120 मिनट का लैग है ये आपको दिखाई देता है लोकल टाइम के अंदर। तो एज अ रिजल्ट हमने क्या किया कि इस सब कंफ्यूजन से बचने के लिए एक सिंपल एक ऐसा मेरिडियन निकाला जिससे पूरे देश का टाइमलाइन यहाँ पे डिसाइड हो सके, और वो बना हमारा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, है ना, जिससे आप निकालते हो द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, राइट। तो हमने क्या पढ़ा? पहले तो हमने मैप से काफी सारी चीजें समझी, फिर हमने ये देखा कि यार कि अगर आप नॉर्थ साउथ और वेस्ट ईस्ट डिस्टेंस को अगर आप मेजर करो तो आपको दिखाई देता है कि भैया नॉर्थ साउथ ज्यादा है, वेस्ट ईस्ट कम है। बट अगर आप ऐसे एक्सटेंट देखिए, अगर आप ऐसे एक्सटेंट देखिए तो आपको लगेगा यार काफी ज्यादा एक्सटेंट है, हालांकि ये बात सही नहीं है, ठीक है। ये एक्सटेंट को अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 30 डिग्रीज का ही आपको दिखाई देगा, और भैया एक्चुअल डिस्टेंसेस देखेंगे तो काफी ज्यादा इसमें वेरिएशन है। इसका रीजन क्या सीखा हमने? रीजन ये सीखा कि भैया लैटिट्यूड को अगर आप कहीं से मेजर करिए तो लगभग आपको सेम रिजल्ट देगा। लॉन्गिट्यूड के साथ दिक्कत क्या है कि लॉन्गिट्यूड जितना पोल्स के पास आता है उतना ज्यादा क्लोज होता जाता है। तो अगर हम लैटिट्यूड वेरिएशंस को देखें तो लैटिट्यूड वेरिएशंस के हिसाब से जो ये पूरा सेक्शन है अपना, ये आ जाता है ट्रॉपिकल जोन में, और ऊपर वाला इसका जो सेक्शन है आ जाता है अपना सब ट्रॉपिकल जोन में, जिसकी वजह से काफी कुछ देश में इंपैक्ट होता है। फिर हमने लॉन्गिट्यूड की बात देखी, तो लॉन्गिट्यूड के हिसाब से क्या है कि जो हमारा ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, इसमें 2 घंटे का टाइम लैग है लोकल टाइम के हिसाब से। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको सूरज जल्दी उगता हुआ दिखाई देगा, यहाँ पे थोड़ा कम दिखाई देगा। तो ऐसे अगर आप देखोगे लॉन्गिट्यूडनल बेसिस पे पूरे देश में आपको टाइम्स के अंदर काफी डिफरेंसेस मिलेंगे। सो एज अ रिजल्ट हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा सोल्यूशन यहां पे ढूंढ के निकालेंगे जिससे कि पूरा देश सिमिलर टाइमलाइन को फॉलो करे, एंड दैट इज कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं दोस्तों इसे हम बोलते हैं भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो इस पे क्वेश्चन आपको जरूर बन सकता है कि व्हाई इट हैज बीन डिसाइडेड कि हम यही स्टैंडर्ड मेरिडियन लेंगे, या फिर इसका यूजेज क्या है। तो आइए समझते हैं इसको। एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है कंट्रीज के बीच में। देखिए इस पूरे डेट वेट को लेकर के ना प्रॉपर कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, कई बार हुई है कॉन्फ्रेंस, जहां पे कंट्रीज ने मिल करके कुछ रूल्स को डिसाइड किया है, ठीक है, कुछ रूल्स को डिसाइड किया है। जैसे ग्रीनिच करके एक गांव है, राइट, जिसको जहां के टाइम को एक सेंटर रेफरेंस लिया जाता है। तो वहां पे बहुत सारी एटॉमिक साइंटिफिक क्लॉक्स हैं, अगर आप देखोगे तो जो जगह उस ग्रीनिच से ईस्ट डायरेक्शन में
उन सारी जगहों का जो टाइम है आप देखेंगे वो हमेशा प्लस में चलता है, आगे चलता है, ठीक है। और जो उससे वेस्ट डायरेक्शन में उन सारी जगहों का जो टाइमिंग है वो हमेशा माइनस में यानी पीछे चलता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये पूरा कॉन्फ्रेंस हुआ था, कई बार ऐसे कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं जहां पे मिल करके सारे कंट्रीज ने डिसाइड आउट किया, ठीक है। तो क्या डिसाइड किया, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बनाया गया कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड के बीच में कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन होना चाहिए वो 7 डिग्री 30 मिनट्स का मल्टीपल होना चाहिए, या आप ऐसा मान लीजिए 7.5 डिग्रीज है ना का मल्टीपल होना चाहिए। तो इस लॉन्गिट्यूड का अगर मल्टीपल है तो उसको हम लोग चूज कर सकते हैं एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन। अब भारत में सर्च किया गया कि ऐसा कौन सा मेरिडियन है दोस्तों जो इस पर्टिकुलर आप कह सकते हो कंडीशन को यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है। तो वो था अपना 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो तब हमने क्या किया, इसको चूज कर लिया एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। अब आईएसटी की अगर हम बात करें, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करें, तो हम लोग जो है 5 घंटा 30 मिनट आगे चलते हैं, 5 hours 30 मिनट्स हम लोग आगे चलते हैं किससे, जीएमटी से। तो मान लीजिए अगर ग्रीनिच वाली घड़ी में 12 बज रहे होंगे तो यहाँ पे भारत में शाम के 5:30 बज रहे होंगे। पहले इंडिया में भी हम 2 टाइमलाइंस फॉलो करते थे, एक बॉम्बे टाइम था, कलकत्ता टाइम था, ब्रिटिशर्स के जमाने की बात है, ठीक है। तो बॉम्बे टाइम और कलकत्ता टाइम था। अब क्या हुआ कि भाई उससे बड़ा कंफ्यूजन होता था, तो एक टाइम 4.5 घंटा आगे चलता था, एक टाइम 5.5 घंटा आगे चलता था। फिर फाइनली ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि भैया एक काम करते हैं, 2 टाइमलाइन की जगह एक टाइमलाइन रखते हैं, दैट इज 5.5 घंटा आगे वाली, ठीक है। तो वही अभी हम लोग आप देखोगे तो फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को यहाँ पे डिसाइड किया गया कि बनाएंगे हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। एक बड़ा रीजन है ये है कि भाई इसका ये मल्टीपल है और डिसाइड किया गया था कि इसके मल्टीपल को हम चूज करेंगे, ठीक है, बाय द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर आप देखोगे तो कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे आपको एक से ज्यादा स्टैंडर्ड टाइम जोन्स लेके चलना पड़ता है, बिकॉज बहुत वास्ट एरियाज हैं उनके, ठीक है। एग्जांपल आप मान लीजिए यूएसए के अंदर आप देख लीजिए 7 टाइम जोन्स हैं। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द वास्टनेस ऑफ द कंट्रीज ऑल्सो, ठीक है। फिलहाल भारत में हम लोग अच्छी बात है कि एक ही टाइम जोन को फॉलो यहाँ पे कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गई भाई कहानी अपनी स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया वाली। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पे कि कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहां से आपका जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है मेरे भाई वो यहाँ पे पास करता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये पास करता है मिर्जापुर से। आप सबने पढ़ा है क्लास 9 पे कि मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, तो मिर्जापुर यूपी से हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन पास करता है, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से स्टेट्स को कवर करता है, मध्य प्रदेश भी आ जाता है इसमें, आंध्रा आ जाता है इसमें, उड़ीसा आ जाता है इसमें, छत्तीसगढ़ आ जाता है, ठीक है। तो यूपी, एमपी, आंध्रा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो मिर्जापुर, कालीन भैया अपने यूपी वाले, ठीक है। आई बात समझ, तो कालीन भैया कह रहे हैं बेटा स्टैंडर्ड मेरिडियन पास करेगा तो हमारे घर जाएगा, मजाक नहीं चल रहा है। तो कालीन भैया का जो भैया ऑर्डर है बिल्कुल खतरनाक तरीके से चल रहा है यहाँ पे। तो भाई मिर्जापुर से पास करता है अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, मिर्जापुर इज अ प्लेस इन उत्तर प्रदेश। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि और कौन कौन से स्टेट से क्रॉस कर रहा होता है, तो आप यहाँ पे बता देंगे कि यूपी है, एमपी है, आंध्रा है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है। इसको बड़ी आसानी से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर लो, एक ट्रिक बताऊं आपको याद करने, देखो अब बड़ी मजेदार ट्रिक है। आप ऐसे याद कर लो, मौसी, मौसी से क्या हो जाएगा एमपी, ठीक है, आंध्रा, यूपी, सी से हो गया अपना छत्तीसगढ़, एक उड़ीसा अलग से याद कर लीजिए, ठीक है। तो वेरी वेरी सिंपल, तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, मौसी, मेरी मौसी घर आई थी, मेरी मौसी, ठीक है। तो भाई मेरी मौसी घर आई थी, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, राइट। तो मौसी से याद हो जाएगा कि मध्य प्रदेश, आपका आंध्रा, ठीक है, आपका यूपी, आपका छत्तीसगढ़ और एक उड़ीसा अलग से याद कर लीजिए। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट, आप और भी कई तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे एक यार लाइन बना लेते हैं, बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि बिकॉज यूटी दिखाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो ये हो गई भाई कहानी अपनी फटाफट से। अच्छा, अब आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक काम और कर लेता हूं मैं, थोड़ा मैप वैप है तो थोड़ा सा ब्राइटनेस को और कम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यार बिल्कुल क्लास चल रहा है अपना, बस वो बात अलग है कि थोड़ा सा अपन लाइव नहीं कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं तो क्लास तो चल ही रहा है अपना बढ़िया वाला एकदम मजेदार, ठीक है। चलो, अब कहानी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मैप है जो आपके इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स को दिखाता है। देखिए, जो डॉटेड लाइंस आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, सारी स्टेट बाउंड्रीज अपनी, और जितना भी आपको एकदम डार्क वाला लाइन दिखाई दे रहा होगा ना, ये सारा जो है अपना, ये अपना इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे मोटा मोटा इस पूरे मैप को, तो आपको दिखाई दे जाएगा कि भारत में अपने पास ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में बहुत नालायक इंसान है यहाँ पे, दैट्स पाकिस्तान, ठीक है, बहुत नालायक कंट्री है यार, ठीक है। फिर इधर नॉर्दर्न में देखोगे तो नेपाल, ठीक है, आजकल नेपाल के भी थोड़े हालात गड़बड़ चल रहे हैं, मामला रिलेशन बढ़िया चल नहीं रहा अपने साथ, है ना। और ये तो चाइना कब्जा करके बैठा है पूरे टिब्बत पे, है कि नहीं। चलिए, तो फिलहाल ये अपनी कुछ बढ़िया बढ़िया मैप है ना, दैट शोज इंडियाज एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, ठीक है। क्या देखो, मैप को करने का ना सबसे आसान, सबसे बढ़िया तरीका बताता हूं हमेशा, कि हमेशा स्टेट्स एंड कैपिटल से स्टार्ट करो। अगर मैप में महारत हासिल करनी है, अगर मैप को बढ़िया बनाना है, तो बेटा पहली बात तो प्रैक्टिस मांगता है। ऐसे दीवार पे चिपका के मैप नहीं याद होता,
ठीक है, देखो दीवार पे चिपकाना एक तरीका है कि मेमोराइज कर लोगे आप, उसको देखोगे, आपको याद होता रहेगा। बेटा जब तक मैप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मैप नहीं आता। तो मैप करने का सबसे रामबाण इलाज कहते हैं हम लोग एकदम फूल प्रूफ वाला वो सिस्टम यही है कि सबसे पहले मैप उठाइए, पॉलिटिकल मैप, सबसे पहले स्टेट्स और कैपिटल्स को मार्क करना स्टार्ट करिए। अभी आप देखिए पहले ऊपर क्या था, अपना ये पूरा स्टेट हुआ करता था, अभी डिवाइड हो गया, इधर वाला लद्दाख, इधर वाला JNK। सॉरी गाइस, खांसी हो रही काफी। नीचे आओगे हिमाचल है, इसी से लगा लगा उत्तराखंड। लेफ्ट जाओगे इधर पंजाब तुम्हें मिल जाएगा, नीचे हरियाणा आ जाएगा, डॉट पे जो आपका दिल्ली है, लगा लगा यूपी है, इसी का भाई बिहार आपको दिख जाएगा। बिहार के नीचे आइए जगह झारखंड है, इधर बगल में छत्तीसगढ़ है, इधर बगल में MP आपको दिख जाएगा, राजस्थान बड़ा है क्लियरली दिखता है, गुजरात से लगा लगा महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, बाजू में आ जाओ तमिलनाडु, इधर आ जाओ आंध्रा, अभी तेलंगाना का अलग सा स्टेट क्रिएटेड है यहाँ पे, तो ये तेलंगाना लैंडलॉक्ड है पूरा, आप देखोगे साइड वाला उड़ीसा अपना, ठीक है, इधर आ जाओ वेस्ट बंगाल, तो ये बांग्लादेश से लेने देना नहीं अपने का। फिर अपनी 7 सिस्टर स्टेट्स है पूरी पूरी, है ना, इसमें जो सैंडविच आपको दिखाई देता है बीच में नेपाल भूटान के, दैट इज सिक्किम। ठीक है, तो ये बड़ा इजी है यार, मैप आपको बहुत आसान लगेगा जब आप यहाँ पे स्टेट्स एंड कैपिटल्स को मार्क करना सीखेंगे। सो दैट इज द की टू इट। ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने स्टेट्स कैपिटल्स मार्क कर लिए, सेकंड्स मार्क कर लोगे। मुझे फॉर एग्जांपल मान लो, फॉर एग्जांपल मुझे मार्क करना है नेल्लोर वैली। नेल्लोर जाना जाता है आयरन ओर डिपॉजिट्स के लिए, मुझे ये पता है कि नेल्लोर लाइज इन आंध्र प्रदेश, स्ट्रेट अवे मैं कहा जाऊंगा, आंध्रा जाऊंगा और मुझे मार्क करना ईजी हो जाएगा। मान लीजिए मुझे एक एयरपोर्ट मार्क करने को आ गया, मीनमबक्कम मार्क करिए, मीनमबक्कम कहाँ है, चेन्नई में, चेन्नई कहाँ है, तमिलनाडु में, सीधा यहाँ आ जाइए। देखिए इजी है मार्क करना, है ना। मुझे सलाल मार्क करना है, मुझे ये पता है सलाल कश्मीर में पड़ता है, कश्मीर किधर पड़ता है, ये देखिए इधर आ गए सलाल में, इजी है कि नहीं है। तो इट्स लाइक दैट। मुझे पता है भाखड़ा नंगल मार्क करना है, भाखड़ा नंगल कहाँ पड़ेगा, बिल्कुल मुझे अभी पता है कि अच्छा ठीक है, हिमाचल और पंजाब वाले बॉर्डर पे, तो हिमाचल पंजाब का बॉर्डर यहाँ पे पड़ रहा है कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे आप देखिए भाखड़ा नंगल मार्क कर दिया। तो इट्स लाइक दैट, जब आप मैप मार्किंग करते हैं ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ये स्टेट्स एंड कैपिटल्स को दिमाग में रख के चलना है, आपकी बहुत मदद करेंगे। ठीक है, चलिए तो फिलहाल ये तो कुछ टिप्स हो गई, आगे बढ़ते हैं। इंडिया के अगर मैं एरिया की बात करूं कि भारत का यार कितना एरिया है, कितना क्षेत्रफल है, ठीक है, तो भारत के क्षेत्रफल की बात करें, भारत के एरिया की बात करें, तो बेटा ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और दुनिया का लगभग 2.4% ज्योग्राफी कवर करता है। मतलब दुनिया का 2.4% इलाका ये मान लीजिए कवर कर लेता है। और इंडिया की अगर हम बात करें, जो डेटा है हमारे पास वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब आप पूछोगे क्या सर ये 100% डेटा है, तो आंसर इज नो। बाय, 100% डेटा नहीं है, आपको समझाता हूं क्यों। देखिए नंबर 1, आपने मैप देखा, आपने थोड़ी देर पहले भी मैप देखा, ठीक है, इस मैप पे ये हम क्लेम करते हैं, वी क्लेम इट, राइट, बट एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पता है क्या पे, जो आपका ऊपर वाला सेक्शन है ना, बिल्कुल इधर वाला और इधर वाला, ये एक्चुअली हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वो इलाका है जो पाकिस्तान इलीगली ऑक्यूपाई करके बैठा है, उसको पीओके रीजन कहते हैं, और कुछ इलाका है चाइना को हैंडओवर कर चुका है, इसको आप अक्साई चीन का इलाका भी कहते हैं। तो हम मैप में उसको क्लेम करते हैं, बट अगर हम रियल कंट्रोल की बात करें तो अभी भी आर फाइटिंग फॉर इट, फिलहाल हमारे पास ये चीज नहीं है। ठीक है, तो एक तो इसका डेटा नहीं आ पाया अपने पास। फिर नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे बहुत ज्यादा घने जंगल्स भी हैं, है ना, बहुत ज्यादा फॉरेस्टेड एरियाज हैं, तो एज ए रिजल्ट कुछ सारे ट्राइबल एरियाज ऐसे भी हैं, कुछ ट्राइबल एरियाज हमारे ऐसे हैं जहां पे गवर्नमेंट भी इंटरफेयर नहीं करती, तो उसका भी डेटा अगर आप देखोगे तो हमारे पास थोड़ा मिसिंग है। सो रफली मान लीजिए 93-94% के आसपास ही अपने पास डेटा है, एंड दैट मेक्स अप टू 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, 7th लार्जेस्ट कंट्री हम एरिया वाइज इन द वर्ल्ड, पॉपुलेशन की तो खैर क्या ही बात करें। चलिए अब इंडिया के अगर फिजियोग्राफिक डिविजन्स की बात की जाए ना, तो अगला चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजियोग्राफिक डिविजन्स। तो इंडिया के फिजियोग्राफिक डिविजन्स की अगर मैं आपसे बात करूं, तो भारत का जो प्रेजेंस है ना, भारत में बहुत सारी चीजें। आप देखिए पहाड़, आपको भारत के ऊपर वाले सेक्शन में पहाड़ दिख जाएंगे, कंप्लीट नॉर्दर्न पार्ट। आप ऐसे देखिए हिमालय एक आर्क बनाता है, हिमालय ऐसा बनाता है, ठीक है, तो ये तो पूरा हिमालयन माउंटेन्स है। नॉर्थ ईस्ट में जाओगे पूर्वांचल पहाड़ियां हैं। फिर अगर आप यही नॉर्थ वेस्ट चले आइए, तो नॉर्थ वेस्ट में आपको ना, एक तो जब आप जाएंगे अफगानिस्तान वाले सेक्शन में, तो उधर भी आपको काफी सारे पहाड़ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इंडिया में क्या है, लॉफ्टी माउंटेन्स है, नॉर्थ में लार्ज रिवर्स आपको देखने को मिलेंगी बहुत सारी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, है नहीं। फिर ग्रीन फॉरेस्टेड हिल्स, मतलब घने भरे जंगल आपको मिलेंगे, बताया ना, नॉर्थ ईस्ट में जंगल काफी है, साउथ इंडिया में भी काफी जंगल है। ठीक है, फिर आपको सैंडी डेजर्ट्स मिलेंगे, मरुस्थली जिसको हम कहते हैं, इंडियन डेजर्ट जिसे आप कहते हैं, राइट। फिर अगर आप देखोगे हिमालयाज अपने नॉर्थ में है, हिंदू कुश और जो सुलेमान माउंटेन रेंजेस हैं भारत के नॉर्थ वेस्ट में, हिंदू कुश की पहाड़ी आप अफगानिस्तान वाली साइड निकल जाएंगे। ठीक है, फिर पूर्वांचल आप देखिए भारत के नॉर्थ ईस्ट साइड पे है ना, एंड इनके अलावा भी आप देखोगे तो इंडियन ओशन भारत के एकदम साउथ वाले साइड में आपको देखने को मिलेगी। तो एक ये पूरा जो इलाका है ना, ये बन जाता है अपना इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट और इंडिया का मतलब एक है, मतलब दोनों ही देश हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है जो डेफिनेट सी बात है, कंट्री से कंपैरेटिवली बड़ा है, एक होल कॉन्टिनेंट के मुकाबले थोड़ा छोटा है। तो जब हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत।
तो ये मिला करके बनता है अपना द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब इसमें सिर्फ हिमालयाज नहीं आएंगे, इसमें हिमालयाज के अलावा आप देखोगे हिंदू कुश की पहाड़ियां भी हैं, सुलेमान रेंजेस भी हैं, ठीक है। तो काफी कुछ आपका इलाका यहाँ पे कंटेन हो रहा है। तो ये जो कंट्रीज बना रही हैं, दिस इज नॉट अ सिंगल पॉलिटिकल यूनिट, ये पॉलिटिकल यूनिट नहीं है। ये जो कंट्रीज बना रही हैं, ये जोग्राफिकल यूनिट है, जिसे आप कहते हैं द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। आई बात समझ में? चलिए नाउ हिमालयस अगर आप देखोगे बाकी रेंजेस के साथ मिलकर के एक बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल बैरियर प्रेजेंट करते हैं। तो हिमालयस को भेदना इतना आसान नहीं है। आपको क्या लगता है? देखिए इंडिया में ऊपर से घुस करके अटैक करना इतना आसान कभी रहा ही नहीं है, ठीक है। मतलब कुछ एक्सेप्शंस आप ले लीजिए, बात अलग है ना, कि नो डाउट कि कुछ मंगोल्स वंगोल्स जो थे, अच्छा वो भी इतना नहीं कर पाए। आप देखो इतिहास उठा के पढ़िए, आपको ऐसा कोई फियर्स अटैक देखने को नहीं मिलता है, राइट। सो इट्स वेरी वेरी सिंपल कि इंडिया को एकदम से ऊपर से आके भेद देना, हिमालयस को क्रॉस करके फाइट करना, दैट्स नॉट वेरी इजी, है ना। क्योंकि वहां से आपको बड़े बड़े पहाड़ क्रॉस करने पड़ेंगे जो अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है। तो कुछ माउंटेन पासेस को अगर आप छोड़ दें, जैसे फॉर एग्जांपल खाइबर पास हो गया आपका, है ना, बोलान पास हो गया, शिपकिला हो गया, ला का मतलब ही पास होता है, माउंटेन पास, ठीक है। तिब्बतन भाषा में, पहाड़ी भाषा में ला का मतलब होता है पास। नाथुला हो गया, है ना, बोमडिला हो गया। तो ये पासेस को अगर आप छोड़ दीजिए, तो पासेस क्या होते हैं? दो माउंटेन रेंजेस के बीच में जनरली जो नेचुरल एक पैसेज क्रिएट हो जाता है, एक नेचुरल रास्ता बन जाता है, दैट्स अ माउंटेन पासेस, ठीक है। तो इनको हम हिंदी में दर्रे कहते हैं, राइट। तो अगर आप ये नाथुला दर्रा या फिर आप बोमदिला दर्रा या खाइबर दर्रा, इनको अगर आप एग्जिट करते हैं, इनको हटा दीजिए, तो यही एक ऐसे मीडियम्स हैं जो आपको माउंटेन रेंजेस के बीच में एक्सेस देते हैं, आपको जाने के लिए अलाउ करते हैं। अदरवाइज ये यहाँ पे घुसना बहुत मुश्किल है, ठीक है। सो इट्स लाइक अ नेचुरल बैरियर। अगर हिमालयस वगैरह नहीं होते तो शायद हमारा पूरा नॉर्थ इंडिया क्लाइमेट बहुत बदल गया होता। तो दिस इज हाउ इट गोज, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। फिजिकल वेरिएशंस आपको मिलेंगे। मान लो आप गाड़ी निकालो, आपने कहा आज भारत टूर करेंगे, ठीक है, आज भारत भ्रमण करेंगे, ठीक। तो आपने गाड़ी निकाली, बढ़िया है ना, आपने दोस्त को बैठाया, उसने कहा चलो यार लॉन्ग ड्राइव पे चल, है ना, लॉन्ग ड्राइव निकल लिए भैया तुम। अब मान लो तुम कश्मीर से कन्याकुमारी आए, तुम्हें बहुत मजा आया, तुमने कहा अभी मन नहीं भरा, फिर जैसलमेर जो है से तुम निकल गए सीधा मणिपुर वाले साइड। तो ये पूरा जो तुम अगर सर्किट ट्रेवल करोगे तो आप देखोगे कि आपको बड़ा वेरिएशन दिखाई देता है, राइट। चलिए पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया, अगर आप देखो पेनिनसुलर पार्ट जो भारत का है वो इंडियन ओशन की तरफ एक्सटेंड करता है। इंडिया का तगड़ा कोस्ट लाइन है। अगर इंडियन मेनलैंड की बात करें तो मेनलैंड का लगभग 6100 किलोमीटर है। और यही अगर आप आइलैंड्स में ला लीजिए, लक्षद्वीप और आपका अंडमान निकोबार, तो ये 7517 हो जाता है। मतलब अप्रॉक्स यूनिट्स की बात करूं तो 7516.6 है लगभग, ठीक है। बट रफली हम 7517 मान लेते हैं इसको। तो मेनलैंड की बात करिए तो 6100 किलोमीटर का अपना कोस्ट लाइन है ना, किनारा है पूरा समुद्र का इधर। और वही अगर आप आइलैंड्स भी मिला लीजिए तो अपना कोस्ट लाइन बहुत लंबा हो जाता है। लंबे कोस्ट लाइन का फायदा पता है आपको क्या है? आप बढ़िया पोर्ट्स डेवलप कर सकते हैं, सी पोर्ट्स, समुद्री जो बंदरगाह होते हैं बढ़िया डेवलप कर सकते हैं। जितना एक्सटेंसिव पोर्ट नेटवर्क होगा आप देखेंगे आप बढ़िया व्यापार कर पाएंगे। समुद्र के थ्रू व्यापार काफी होता है। आज भी आप देखिए जो बल्क ऑफ वॉल्यूम है, मतलब बल्क ऑफ ट्रेड है कंट्रीज के बीच में, आज भी समुद्र के थ्रू हो रहा है। तो जितना बढ़िया आपका लंबा कोस्ट लाइन है, जितना आपको एक्सेस मिलेगा समुद्र का, ऑब्वियसली बात है आपके कमर्शियल बेनिफिट्स के लिए बहुत फायदेमंद है। और ये इंडिया के साथ एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, ठीक है। अब अगर आप देखिए तो इंडिया एक ऐसा फिजिकली डाइवर्स कंट्री है जहां पे रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा है। और रिसोर्सेज ही एक बहुत बड़ा रीजन था। अगर आप देखेंगे पुराने जमाने में जब आपके आतिताई लोग, मतलब जो अटैकर्स थे, जो इन्वेडर्स थे, इंडिया क्यों आते थे यार? बिकॉज इंडिया वॉज वेरी रिच। इंडिया में रिसोर्सेज बहुत थे। यूरोपियंस भारत क्यों आए? यूरोप भारत बहुत रिच, 15-16 सेंचुरी तक मान लीजिए वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्रीज में हम आते थे। वो ब्रिटिशर्स की अलग बात है यार, ब्रिटिशर्स आए लूट पाट के चले गए, अपने को एकदम भिखारी बना गए। सो बिफोर दैट वी गाइस वर वेरी रिच गाइस, अभी भी बहुत पैसा था अपने पास, बहुत ज्यादा पैसा था। समझे कि नहीं समझे? तो ये कहानी है यार यहाँ पे। अच्छा अब आप देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान दीजिएगा, भारत की लोकेशन देखिए एक बार, मजा आ जाएगा आपको देख करके। तो जो मैं कोस्ट लाइन वाला कंसेप्ट आपको समझा रहा हूं ना, कि देखिए तटीय इलाका क्षेत्र पूरा, ये पूरा कोस्ट लाइन, कोस्टल एरिया काफी लंबा है यार। आप देखो यहाँ से पूरा स्टार्ट हो रहा है, इधर से पूरा यहाँ नीचे से पूरा इधर तक जा रहा है, आइलैंड्स पे मिला लीजिए आप अपने पूरे। तो एज ए रिजल्ट आप देखो ये भारत का क्या है, भारत का वेस्टर्न कोस्ट है, ठीक। ये भारत का क्या है, भारत का ईस्टर्न कोस्ट है। आप वेस्टर्न कोस्ट के रास्ते अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न कोस्ट के रास्ते जो है ना, आप कितने सारे कंट्रीज यानी अफ्रीका को सीधा कनेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। इधर देखिए अफ्रीका के साथ व्यापार कर सकते हो आप, या फिर इधर आप चले आइए, इधर यूरोप घुस जाइए, यहाँ पे इजिप्ट है, इधर टर्की है ना। अभी इराक सीरिया तो थोड़ा डेंजरस हो रखा है, बट यू कैन कनेक्ट, है ना। वैसे अगर आप इधर देखिए तो इधर आप फिलीपींस, मलेशिया वगैरह इधर से आप कनेक्ट कर सकते हो पूरा। तो इंडिया का जो लोकेशन आप देखेंगे ना, इंडियन ओशन के बिल्कुल सेंटर पे खोपड़ी बैठा हुआ है। तो अगर आपने यहाँ बढ़िया बंदरगाह बना लिए, बढ़िया पोर्ट नेटवर्क डेवलप करिए, आप दोनों साइड से व्यापार करिए। आप एशिया वाले साइड से भी करिए, आप यूरोप वाले साइड से भी करिए। तो ये एक बहुत बड़ा सेंटर है। और प्लस इसके अलावा एयर रूट्स आप देखिए, अब मान लो यूरोप से कोई आ रहा है, इधर इधर ऐसे आ रहा है, बढ़िया इधर जाना है इसको, तो इंडिया का लोकेशन था प्यारा सेंट्रल है कि बेटा प्लेन वेन जो है इधर से होकर के निकल जाए।
तो दोनों, चाहे आप एयर सर्विसेज की बात करिए चाहे आप वाटर ट्रांसपोर्टेशन की बात करिए, तो दोनों केसेस में ना इंडिया का लोकेशन बहुत ही एडवांटेजियस है यार यहाँ पे। दैट्स वेरी वेरी नाइस। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कहानी को लेकर आगे चलते हैं जल्दी से, है ना। चलो अब अगर हम बात करें भारत के नेबर्स की, भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, यूं तो हम सब जानते हैं, ठीक है, हम नो डाउट हमें पता है, बट फिर भी एक बार रिकॉल करेंगे भारत के पड़ोसी देश। तो इंडिया कहां लोकेटेड है? इंडिया लोकेटेड है साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ द एशिया। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो इंडियन ओशन एकदम नीचे पड़ती है इसके ना, प्लस इसके दो ऐसे आर्म्स, जैसे दो भुजाएं होती है ना हमारे हाथों की, तो ऐसे ही दो आर्म्स एक्सटेंड होते हुए दिखते हैं ना, फॉर्म ऑफ अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। अब ये जो मेरीटाइम लोकेशन, ये जो क्रूशियल लोकेशन है भारत का, और साथ ही साथ हमारे पेनिनसुलर इंडिया का, इसने क्या किया है, सी और एयर रूट्स का बहुत तगड़ा एक्सेस हमें दिया हुआ है। ठीक है, कि हम दोनों तरफ से कनेक्ट कर पा रहे हैं, एशिया से भी और अपना यूरोप से भी। श्रीलंका एंड मालदीव्स हमारे सदर्न नेबर। अभी आप देखोगे मालदीव्स का प्रेसिडेंट जो है, मुइजू जो है ना, वो आया हुआ है अपने भारत में। पहले जब वो अपॉइंट हुआ था कितना प्रो चाइना चल रहा था, है ना। अगर जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तुमको, तो यार ज्योग्राफी में बहुत मजा आएगा फिर। तुम देखो अभी मालदीव्स, अच्छा अब तुम ये कहोगे, बहुत सारे लोग मैंने आज देखे ये कमेंट कर रहे थे यूट्यूब पे कि मुइज़ू को भगाओ, मुइज़ू को भगाओ, है मुइज़ू क्यों आ रहा है यहाँ पे, इसने इतनी बदतमीजी की थी भारत वालों को, ये बोला वो बोला ऐसा बोला वैसा बोला। फिर ऐसा क्यों है यार कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसको वेलकम कर रही है? उसका एक रीजन है, नंबर वन, साउथ में बोथ श्रीलंका एंड मालदीव्स बहुत ही क्रूशियल नेबर्स हैं हमारे। खासकर मालदीव्स अगर आप देखो, तो अगर मालदीव्स को कोई और दुश्मन कंट्री यहाँ पे अपने तरफ केटर करता है या उसका इन्वेस्टमेंट करती है, वो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। खासकर अब देखो चाइना का बड़ा इंटरेस्ट है वहां पे। इंडिया इज सराउंडेड बाय दोज नेबर्स। भारत ऐसे नेबर्स से घिरा हुआ है जहां पे आपको ना हर पल सतर्क होना है। आप नॉर्थ वेस्ट में आपके पास कौन है? आपके पास पाकिस्तान है। अफगानिस्तान का आप ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। अफगानिस्तान थोड़ा दूर जरूर है, लेकिन आप ट्रस्ट नहीं कर सकते उसका। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज आपको नहीं पता वहां तालिबान गवर्नमेंट है, वो किसी के भी तरफ भी पलट सकती है। ठीक, फिर आपके पास श्रीलंका जो कि बहुत डाइसी नेबर है अगेन, बिकॉज श्रीलंका के हालात बड़े अलग से है ना। वहां का गवर्नेंस आप देख लीजिए, वहां का इकोनॉमी के हालात देखिए, तो श्रीलंका इज लाइक काफी ऐसा मतलब ठीक ठीक वाला सिनेरियो। ठीक है, मालदीव्स क्रूशियल है। मालदीव्स में आप देखो कुछ टाइम पहले इंडियन आर्मी के काफी सारे वो वगैरह भी थे ना, मतलब काफी इनका प्रेजेंस वगैरह भी था। टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से आप देखो इंपॉर्टेंट है कई बार। तो इतने क्रूशियल नेबर, साउथ में हमारा क्रूशियल अच्छा नेबर है, तो उसके साथ हम लड़ाई नहीं कर सकते। वो अपना लैंड दे दिया किसी और कंट्री को, आओ भैया हमारे पे बेस बनाओ, नीचे से आके मार जाएगा यार हमको। तो आप कितने मतलब फ्रंटियर्स को प्रोटेक्ट करोगे? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको अपने को बचा के रखना है, संभाल के रखना है उसको ना, रिलेशन बनाना पड़ेगा। फिर तुम कहाँ जाओगे? तुम जाओगे नेपाल के पास। नेपाल का ही तुमको पता है कि नेपाल के अंदर भी सरकार के हालात बहुत अच्छे नहीं है ना। अभी दोबारा वो टसल स्टार्ट हो गया, मोनार्की वाला, डेमोक्रेसी वाला, प्लस जो नेता हैं वो भी उन पे भी चाइना थोड़ा इन्फ्लुएंस बना रहा है। भूटान, अगर आपने पढ़ा हो न्यूज़ अभी, तो भूटान जो है उसके मिनिस्टर पहली बार उधर चाइनीज की तरफ थोड़ा मीट करने गए। सो दिस इज नॉट गुड साइंस, है ना। सो वी आर एट अ लोकेशन जहां पे हमारे पास एडवांटेज भी बहुत है और साथ ही साथ हमें खतरा भी बहुत है यार। सो ये जो मैंने कहा ना कि मुइज़ू वाला जो पॉलिसी अगर आप देखोगे, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि अपने को बना के चलना पड़ेगा यार। ठीक है, तो ये कहानी है। तो दैट इज व्हाई वी से दैट कि इंडिया का जो लोकेशन है इट इज ऑफ बोथ एडवांटेज आल्सो, बट जो हमारे नेबर्स हैं यार वो बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सारे के सारे। ठीक है, चलिए श्रीलंका मालदीव दो आइलैंड कंट्रीज हैं जो कि हमारे साउथ में लोकेटेड है ना। अगर आप देखो सदर्न नेबर्स हैं अपने। ठीक है, श्रीलंका को भारत से दो चीजें सेपरेट करती हैं, एक गल्फ ऑफ मन्नार सेपरेट करती है, एक पाक स्ट्रेट सेपरेट करती है। बहुत सारे लोगों को ना गल्फ और एक स्ट्रेट के अंदर जो है ना बहुत बड़ा मतलब वो होता है, मतलब आप कह सकते हो बहुत बड़ा ना कंफ्यूजन होता है। पता है गल्फ क्या होती है? मैं बताता हूँ आपको। गल्फ या खाड़ी जिसे आप कहते हैं, राइट। गल्फ हमेशा क्या होता है, वाटर बॉडी जब जमीन के अंदर घुसती है, पेनिट्रेट करने का मतलब होता है किसी के अंदर घुसना ऐसे करके, है ना। किसी मान लो तुमने ऐसा कील जो है दीवार पेनिट्रेट कर दिया, छेद मार दिया। तो वैसे ये देखोगे यहाँ पे तुम बे ऑफ बंगाल को देखियो, जो खाड़ी बन रही है आपकी, तो यहाँ पे जमीन नहीं घुस रही है इसमें। यहाँ पे जो वाटर बॉडी है ना वो अंदर की तरफ घुस रहा है, कि पेनिट्रेट कर रहा है किसको, लैंड को। दिस इज कॉल्ड एज अ बे, है ना। मतलब बे या खाड़ी कह लीजिए, गल्फ कह लीजिए। अब इसको और एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको, है ना। गल्फ एंड स्ट्रेट की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, तो गल्फ क्या होता है, रिफर्स टू द पोर्शन ऑफ द ओशन व्हिच पेनिट्रेट्स विद इन द लैंड। अगर आप देखो कुछ ऐसे ही क्रिएट हो रहा है अपना इस साइड, है ना। गल्फ की हम बात करें, खाड़ी की बात करें हम लोग यहाँ पे, ठीक है, बे मतलब, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आप देखोगे, पानी, ये जो वाटर बॉडी है ये विद इन द लैंड, मतलब जमीन के अंदर ऐसे करके पेनिट्रेट कर रहा है, ऐसा घुस रहा है बिल्कुल, है ना। तो इसको हम कहते हैं गल्फ। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? गल्फ। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये जो है अलग अलग शेप का हो सकता है, गहरा हो सकता है, साइज बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। स्ट्रेट जो है ना एक नैरो वाटरवे है। इट्स स्ट्रेट, पता है, एक ब्रिज जैसा है। आप ऐसा मान लीजिए एक ब्रिज जैसा है, स्ट्रेट है ना। तो वाटरवे है, पानी का छोटा सा बॉडी है जो एक कनेक्टर की तरह काम करता है। ये क्या करता है कि एक लार्ज वाटर बॉडी से आपको कनेक्ट कर देता है। अब जैसे अगर आप देखोगे तो दिस इज गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, मतलब एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं, बट इसको एक रेफर कर सकते हैं हम लोग ऐसे। अभी मैं आपको प्रॉपर मैप पे दिखा दूं, समझ में आ जाएगा। तो दिस इज अ गल्फ,
एंड ये अपना होता है स्ट्रेट, ठीक है। तो स्ट्रेट का काम बहुत सिंपल है, एक वाटरवे है जो किसी लार्जर वाटर बॉडी से आपको यहाँ पे कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। जैसे अगर आप इंडिया श्रीलंका की बात करते हैं तो इंडिया श्रीलंका में देखिए दिस इज द गल्फ ऑफ मन्नार। देखो ये क्या कर रहा है, एकदम ऐसे लग रहा है कि जमीन के अंदर घुसता जा रहा है, ठीक है। ये वाटर बॉडी है जो जमीन के अंदर ऐसा घुसता जा रहा है, तो दिस इज द गल्फ ऑफ मन्नार वाला सेक्शन। और वही अगर आप देखेंगे तो एक नैरो वाटरवे है जो दो चीजों को सेपरेट कर रहा है, ये है अपना पाक स्ट्रेट। जो बीच में तुम्हें ऐसा जमीन जमीन सा दिखाई दे रहा है, इसको कई बार आडम्स ब्रिज या राम सेतु कह के रेफर करते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका हिस्ट्री तो बहुत पुराना ही है इनफैक्ट, है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज गल्फ, ये आप देखोगे गल्फ ऑफ मन्नार है पूरा अपना, एंड दिस इज द पाक स्ट्रेट। तो दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे वाटर बॉडी लैंड के अंदर पेनिट्रेट कर रही है और वहां पे एक छोटा सा वाटर वे जो है बड़ी वाटर बॉडी से आपको कनेक्ट करवा रहा है। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो बच्चों बस यही एक छोटा सा चैप्टर था। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्या आपको लगता है कि ऐसे जो बैरियर्स हैं, फिजिकल बैरियर्स, ये हमारी ग्रोथ में काफी ज्यादा मतलब हिंड्रेंस पैदा कर सकते हैं? देखो अगर मैं पुराने जमाने की बात करूं तो शायद हाँ बिल्कुल कर सकते थे। मॉडर्न जमाने की बात करें तो आजकल हिंड्रेंस फिजिकल बैरियर्स का नहीं है बट पॉलिटिकल बैरियर्स का ज्यादा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये लगता होगा सर अगर डिस्टेंस आप देखो तमिलनाडु श्रीलंका का बहुत छोटा है यार, ब्रिज क्यों नहीं बना देते? लंबा है, अब तो इंजीनियरिंग भी पॉसिबल है, ब्रिज बना सकते हैं, बट अगेन दैट्स अ बिग पॉलिटिकल डिसीजन, है ना। तो फिजिकल बैरियर्स नो डाउट कई बार आपके कम्युनिकेशंस को प्रॉब्लम में डाल सकते हैं बिकॉज आप नहीं रीच आउट कर पा रहे हो, बट आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसको ओवरकम करने में पॉसिबल है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें याद रखना पड़ेगा कि अभी फिजिकल बैरियर्स के अलावा भी बहुत सारे पॉलिटिकल मैटर्स होते हैं जिसकी वजह से चीजें हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट गोज, राइट। चलिए फिलहाल कुछ क्वेश्चन है आप बच्चों के लिए, तो सवाल जवाब राउंड में आ जाते हैं फटाफट से कि चूज द राइट आंसर फ्रॉम द गिवन फोर ऑल्टरनेटिव्स। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इज रेलेवेंट फॉर द एक्सटेंट ऑफ इंडियाज एरिया? अब भारत के एरिया के हिसाब से अगर आप बताइए, सीधी भाषा में बताऊं तो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, बस आपने यही बताना है, दैट्स ऑल, वेरी सिंपल, है ना। तो बस क्वेश्चन देख लो, मैं साइड हो गया हूं फटाफट से, ठीक है। तो आप बता दीजिए कि भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है। तो क्वेश्चन वेरी सिंपल है, हमको पता ही कितना है, 88 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉट टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, साइड हो जाता हूं मैं। अगला क्वेश्चन देखो कि चूज द राइट आंसर फ्रॉम द फोर ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विद इंडिया? दैट्स अ नाइस क्वेश्चन, है ना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि पाकिस्तान भारत के साथ सबसे लंबा लैंड बॉर्डर शेयर करता है, जो कि गलत है, ठीक है। सबसे ज्यादा लंबा जो लैंड बॉर्डर भारत के साथ शेयर करती है जो कंट्री, दैट इज बांग्लादेश, ठीक है। तो कौन सी है बेटा वो हमारी, दैट इज बांग्लादेश, राइट। चले फिर अगर हम बात करें यहाँ पे कि दैट्स ओके, चलो ये क्वेश्चन सही हो गया। अच्छा चूज द राइट आंसर फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लार्जर इन एरिया देन इंडिया? इनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जो भारत के मुकाबले कंपैरेटिवली लार्जर है एरिया वाइज? तो क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से बच्चे देखेंगे। चाइना, फ्रांस, इजिप्ट, ईरान। ऑब्वियस सी बात है ईरान, इजिप्ट और फ्रांस को आप हटा सकते हैं। दिस वन कंट्री दैट्स लार्जर देन अस, दैट इज चाइना। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल चूज द राइट आंसर फ्रॉम द फोर ऑल्टरनेटिव्स, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स इज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया? तो स्टैंडर्ड मेरिडियन भारत का कौन सा है? हमने जस्ट अभी पढ़ा था यार, बहुत आसान है, मिर्जापुर से पास करता है, उत्तर प्रदेश में जगह है मिर्जापुर, ठीक है। और मैं आपको मौसी वाला ट्रिक भी बताया था, है ना, तो वो भी आप याद कर सकते हो कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जिसको ये मेरिडियन नसीब होता है। तो करेक्ट आंसर 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट, ठीक है। चलिए तो क्या हमने कुछ मिस किया? फिलहाल तो नहीं किया यार, बहुत अच्छी बात है। अच्छा हाँ, एक मैप मैं आपको जरूर दिखा देता हूँ, दिस इज इंडिया एंड द नेबर्स। तो भारत के अगर नेबर्स के बारे में बात करें तो भारत के नॉर्थ वेस्ट में आपको देखने को मिलता है थोड़ा सा पाकिस्तान, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली बात है पूरा ही पाकिस्तान है यार, एक नंबर नालायक नेबर है। नॉर्थ में अपने पास चाइना है, नेपाल है, भूटान है, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे थोड़ा सा ईस्टर्न साइड पे जाओगे तो अपने पास म्यांमार है, बांग्लादेश है, ठीक है, क्रूशल नेबर्स इनफैक्ट, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे तो अपने पास साउथ में अगर आप देखेंगे तो साउथ में अपने पास श्रीलंका है और मालदीव्स है, ठीक है। तो श्रीलंका एंड मालदीव सदर्न नेबर्स हैं। नॉर्थ के अंदर अपने पास नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान है, नॉर्थ में चाइना, नेपाल, भूटान साइड है, बांग्लादेश और म्यांमार थोड़ा ईस्टर्न साइड पे, और श्रीलंका एंड मालदीव्स अपने सदर्न नेबर्स हैं, ठीक है। तो ये है मोटा मोटा जो अपने इंडिया के नेबर्स हैं। ये ऑलरेडी आप पढ़ के आ रहे हो, है ना, इनफैक्ट 9th में आपने ये चीज पढ़ी है। तो बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत आसान, बहुत ईजी चैप्टर है। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आप आसान से कर सकते हो, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को आप रेफर करिए। मेजर क्वेश्चंस यही आते हैं कि इंडिया का जो लोकेशन है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, या फिर आपसे ये पूछेगा कि कौन कौन से स्टेट से अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन पास करता है।
या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन को ही क्यों चूज किया 82 डिग्री 30 मिनट चीज को, व्हाई इट हैज बीन चोजन, ठीक है। फिर आपसे ये पूछ सकता है कि इंडिया का लॉन्ग कोस्ट लाइन का एडवांटेज क्या है, तो हमको बता सकते हैं कि हमारे इकोनॉमिक टर्म्स में हमको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो ये है बच्चे मेजर क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन मतलब इस सवाल से पूछता है इस बार, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ क्लास को वाइंड अप करते हैं फिलहाल, है ना। तो दीज वर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मेरी मुलाकात होगी आपसे दोस्तों अगले क्लास के अंदर। टिल देन हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, करते रहो पढ़ाई यार, फिजिक्स वाला के साथ, अपने प्यारे चैनल आर्ट्स वाला के साथ। फिलहाल ये तो बहुत ही छोटा सा वीडियो था आई गेस, है ना, लगभग 46-47 मिनट्स का। तो बस देख लेना अपनी स्पीड पे, जैसा भी तुमको सही लगे। नोट्स वगैरह डाउनलोड कर लेना, लिंक वगैरह मिल जाता है डिस्क्रिप्शन में। तो मैं मिलता हूं आपसे इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे हैप्पी यार, मिलते रहो। अगली बार लेकर के आते हैं विधायक जी को, लेकर के आते हैं चीम्स परिवार को, मिलते हैं, करवाते हैं आपकी बातचीत उनसे, ठीक है। बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड लव यू, बाय बाय। चलो।